वो कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन यहाँ चोर कौन है वो तो पता ही नहीं। बट जो भी हो, लेकिन पुलिस का हमेशा फायदा होता है। और पुलिस कौन है? इंडिया। इंडिया के दो बड़े बेनिफिट हैं इन दोनों की डिस्कशन के बाद। सवाल यहां पे ये है कि डिस्कशन है क्या। देखिए, वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स कभी सोचा नहीं होगा कि हमें ऑस्कर अवार्ड से चेंज हो जाएगी। जी हाँ, ऑस्कर अवार्ड से। जब ऑस्कर अवार्ड मिलता है हॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से, और एक ऐसी मूवी को जो रशियन कल्चर को प्रमोट कर रही है, ब्लेम तो यहां तक दिखा दिया जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो रशिया के एक एजेंट है। अब सवाल सिचुएशन का ये है कि अगर ऐसा दिखाया जाता है, इतना बड़ा ब्लेम लगा दिया जाता है, और वो भी इलेक्शन से पहले, तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन जीते कैसे? उनका एक सबसे इंपॉर्टेंट गेम था, एंड दैट इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया था कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कहीं बाहर नहीं जाते, अपने हाथ गंदे नहीं करते, रशिया के सोल्जर्स नहीं जाते, तो क्या अमेरिका के सोल्जर्स को ये ठेका ले रखा है कि बाहर जाएंगे और दूसरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को मैनेज करने की कोशिश करेंगे? और इसी वजह से एक सिंपैथी उनको नजर आती है। दूसरा, उनका साफ साफ कहना था कि यूक्रेन जैसे वॉर के अंदर जो अमेरिका पैसा लगा रहा है वो पैसा टोटली वेस्ट है, किसी भी तरीके से हमें नहीं लगाना चाहिए। और रिसेंटली तो आपने मीटिंग देख ही ली यूक्रेन के प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के बीच में, जिसमें काफी कड़े शब्दों में यूएस के प्रेसिडेंट ने जेलेंस्की को बोला कि आप गलत कर रहे हो और आप नेगोशिएशन की पोजीशन में फिलहाल नहीं हो। तो चलिए पूरे मुद्दे को जानने की कोशिश करते हैं कि अब वर्ल्ड ऑर्डर किस बेसिस पे काम करेगा। तो देखिए, यूएस का एक टेक्टोनिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। यूएसए जो पहले रसिया को क्रिटिसाइज किया करता था, यूएसए जो यूक्रेन को फंडिंग दे रहा था रशिया के अगेंस्ट वॉर लड़ने के लिए, वही यूएसए जो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाता आया है 2014 से, कंट्रोल करने के लिए ट्रेड को सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है कि वही यूएसए है जिसने G7 में रशिया की एंट्री को काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। लेकिन अब टेक्टोनिक शिफ्ट कैसे हुआ? यहां ऐसे हुआ कि यूक्रेन की फंडिंग को यहां रोक दिया जाता है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि यहां पे सीधा ये बोला जाता है कि यूक्रेन की फंडिंग इज अ वेस्ट ऑफ मनी। यहां पे सीधा ये प्रे किया जाता है कि 1971 के अंदर जो सिचुएशन हुई उसमें हमने चाइना का साथ दिया, चाइना से साथ लिया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पे रशिया ने अपनी अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी। तो रशिया को प्रेज किया जा रहा है, वो भी यूएस की पॉलिटिक्स में, क्योंकि सपना है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का। इंपॉर्टेंट ये भी है कि 2025 के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने नाटो को भी क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया और बोला गया कि नाटो अपने फाइनेंशियल बर्डन जो है वो खुद से बियर नहीं करता। 1971 की मिस्टेक अलग बात थी कि यूएस और चाइना दोनों यूएसएसआर को काउंटर करना चाहते थे, लेकिन आज के टाइम पे सिनेरियो कुछ और है। यूएस और रशिया वो एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। मे बी चाइना को काउंटर करना है या नहीं करना, हालांकि सीनेट ने क्लियर नहीं किया कि वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन यूक्रेन की तरफ जो कड़ी निंदा दिखाई गई, यूक्रेन वॉर को जो क्रिटिसाइज किया गया और फंडिंग को मना कर दिया गया, उससे यूरोपियन यूनियन की काफी सारी कंट्रीज की यूक्रेन की प्रति सिंपैथी नजर आई। इटली को छोड़ के बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने यूक्रेन को बोला कि वो ट्रम्प की कंडीशंस को माने ना माने वो एक अलग चीज है, लेकिन जो पुतिन की कंडीशंस होंगी उनके हिसाब से पीस फायर एग्रीमेंट, पीसफुल एग्रीमेंट साइन ना करें, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। बेटर होगा कि यूक्रेन जाके वापस यूएसए से बात करे और वहां से कुछ नेगोशिएशन निकल पाए तो काफी बेहतरीन होगा। सवाल अब यहां यह है कि अगर यूएस रशिया को प्रे कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, तो रशिया को इससे तो फायदा होना चाहिए। जी हाँ, फायदा तो है, लेकिन यहां दोनों ही चीजें हैं, अपॉर्चुनिटी भी है और काफी बड़े रिस्क भी हैं। आप सोचेंगे सर इसमें रिस्क कैसा, ये तो दोस्ती का हाथ है, बढ़ाना ही चाहिए। मैं बताता हूं रिस्क कैसे। सबसे पहले आप एक चीज समझो, जियोपॉलिटिकल लिवरेज रशिया के पास में आएगी, बेनिफिट तो मिलेगा। कैसे? जैसे कि आप सोचो, जब यूएस रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, तो रशिया कहीं भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता अपने प्रोडक्ट को, और एक्सपोर्ट करेगा तो भी नेगोशिएशंस अपने फेवर में नहीं होंगी। लेकिन अब चाइना के साथ में भी अगर वो नेगोशिएशन करेगा, कोई ट्रेड करने की कोशिश करेगा, तो अपने हिसाब से अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रख पाएगा, क्योंकि अदरवाइज तो ग्लोबल वर्ल्ड ओपन है, हम कहीं भी ट्रेड कर लेंगे। तो यहां पे रशिया के पास में लिवरेज डेफिनेटली आ जाती है, तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन रशिया के लिए काफी स्ट्रांग हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रशिया के लिए जो एनिमी का काम कर रहा था यूएसए, वो अब वहां से हट गया है। तो रशिया अपने हिसाब से अपनी डिक्टेटरशिप को एस्टैब्लिश भी कर पाएगा। यूक्रेन को चाहे तो अपने एरिया को एक्सपेंड करके यूक्रेन तक ले जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि इस पे कुछ रिस्क अटैच है। पहला रिस्क ये है कि ये जो मूवमेंट चल रहा है
ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, उसमें क्या होगा जब ट्रंप यहां से चले जाएंगे? मे बी सारी चीजें अनडन कर दी जाएंगी, जो भी डेवलपमेंट होगी वो खत्म कर दी जाएंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट रिस्क वो ये है कि कहीं ये एक ट्रैप तो नहीं, रशिया को ये खतरा है कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज हमें सपोर्ट करती हैं, नाटो को नहीं करती, ऐसा तो नहीं है कि जब हम यूएसए से हाथ मिला लेंगे तो वो यूरोपियन कंट्री हमारे अगेंस्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनकी फिलॉसफी तो कुछ अलग थी। और बाद में जब ये अनडन होगा तो उस केस में भी वो कंट्रीज कभी भी हमारा सपोर्ट नहीं करेंगी। मतलब आज जो रशिया के पास लिवरेज है, ऐसा ना हो कि यूएसए उसको खत्म करवा दे और उसके बाद में रिलेशंस को बैक ट्रैक भी उसी सिचुएशन में ले जाए। अब सवाल यहां ये है कि इस डेवलपमेंट से चलो जो भी होता है, रिस्क है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यूक्रेन और चाइना पे क्या इंपैक्ट है? तो देखो, यूक्रेन इज फीलिंग लोनली नाउ, क्योंकि यूक्रेन के पास में फंडिंग के लिए कोई ना कोई चाहिए, जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा खासा फंड उनको दे रहा था। एज ऑफ नाउ डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल भी फंड नहीं देने वाले। और बच गया यूरोपियन कंट्रीज की बात। तो यूरोपियन कंट्रीज सिंपैथी, मॉरलिटी इसके ऊपर तो साथ है, लेकिन फंड देने को कोई भी तैयार नहीं है। तो यूक्रेन अब अपनी अच्छी पोजीशन पे, एडवांटेजियस पोजीशन पे नहीं है। जहां बात रही चाइना की, तो चाइना की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि चाइना जियोपॉलिटिकली अब एक नई कैलकुलेशन में पड़ जाएगा। किस तरीके से? देखो, रशिया जिसके साथ चाइना अच्छी खासी क्लोजनेस दिखा रहा था, जिससे हो सकता है वो इंडिया के साथ भी टर्म्स एंड कंडीशन अपने हिसाब से डिक्टेटरशिप में लेके आता, वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शन जैसे ही हटेंगे, रशिया सभी कंट्रीज के साथ में ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। एंड लेट मी शो यू ओवर हियर, आप ये ग्राफ देखिए, रशिया से इंडिया का इंपोर्ट जो आर्म्स का हो रहा था वो काफी ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शन लग रहे थे। सैंक्शन अगर हटेंगे तो हम रशिया से वापस से टाई अप करेंगे, रशिया की इकोनॉमी वापस से बूस्ट करेगी, तो रशिया चाइना के साथ जो भी नेगोशिएशन करेगा वो बेटर टर्म्स पे करेगा, और वो इंडिया के लिए काफी बेहतरीन भी है। क्योंकि जब यूएसए, रशिया ये सब अपने अलायंस में आते हैं, तो फिर इंडिया के पास में एक और इंपॉर्टेंट फायदा होगा, वो ये होगा कि जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, जिसमें चाइना अपने आप को बहुत ओवर पावर और सुपर पावर समझता है, वहां पे इंडिया अपनी एडवांटेजियस पोजीशन के हिसाब से अब नेगोशिएट कर पाएगा। क्योंकि चाइना को अपनी मार्केट अगर बढ़ानी है तो नेचुरली दो बड़े कंट्री लाइक रशिया, यूएसए, उनके अगेंस्ट अकेला खड़े होकर तो नहीं पॉसिबल होगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, उसका सहारा तो इनको लेना ही पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और ये सिग्निफिकेंस हमें नजर आता है कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर को एक मल्टीपोलरिटी में डिवाइड कर देगा। बट हाँ, ये भी चांसेस हैं कि ट्रंप का जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो फोकस है, वो इतना ग्रेट हो जाए कि ट्रेड वॉर सभी जगह स्टार्ट हो जाए, और रशिया के साथ भी ट्रेड वॉर स्टार्ट हो सकता है। सवाल यहां पे ये भी जताया जाता है कि रशियन प्रेसिडेंट को क्यों पसंद किया जा रहा है। उसके भी तीन कारण दिए जाते हैं। ट्रंप के हिसाब से ये एस्टिमेट किया जाता है, हालांकि ट्रंप ने ये अनाउंस नहीं किया, कि एक तो इंपॉर्टेंट चीज है डिक्टेटरशिप। कहीं ना कहीं ट्रंप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में भी चाहते हैं कि मेरी थॉट प्रोसेस को डायरेक्टली इंप्लीमेंट किया जाए, जो कि रशियन प्रेसिडेंट की भी फिलोसफी है। दूसरा, कुछ लोग तो ये भी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि क्रिश्चियनिटी के साथ साथ में व्हाइट होना वो भी एक फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट कर देता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यस, यूएसए किसी भी कोस्ट पे चाइना को काउंटर करना चाहता है। 1971 की बात अलग थी, लेकिन अब चाइना एक काफी बड़ी इकोनॉमी है जो टक्कर दे सकती है, इसलिए रशिया का साथ लेना बेटर है, ताकि रशिया और चाइना के जो रिलेशन है उनको थोड़ा डेटोरेट किया जा सके, और कहीं ना कहीं चाइना को बेसिकली लिवरेज जो मिलती जा रही थी वो लिवरेज कम हो सके। सो दैट इज द होल आइडिया। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, इंडिया को अपने स्टेप्स काफी बेनिफिट की तरफ लेके जाने चाहिए। इंडिया इस सिचुएशन के बाद चाइना के साथ नेगोशिएट करने में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, तो हमारे जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं हमें आइडियली उनको सॉल्व करना चाहिए। और दूसरी चीज, रशिया से और यूएसए हमें ट्रेड बैलेंस बनाने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और रशिया से तो हमें काफी अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर ऑयल भी मिल जाता है, हमें उसको एडवांटेजियस पोजीशन पे ले जाना चाहिए, और वो ट्रेड हमें करना चाहिए। सो दैट शुड बी द स्टेप फॉर इंडिया, और ये होगा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। आपका क्या मानना है? क्या ये एक बैकस्टैप पॉलिसी है? क्या यूएसए यूरोपियन यूनियन से कंट्रीज को हटा के रशिया से, और रशिया को वापस से उसी पोजीशन पे लाके छोड़ देगा, ताकि रशिया का कोई सपोर्टर ना रहे? या फिर जेन्युइनली ट्रंप वांट अ बेटर रिलेशन विद रशिया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करें।